आइए, जो क्वेश्चन है रवि, क्वेश्चन था, हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़े थे एमसीक्यू के रूप में। तो हमने क्वेश्चन बनाया कि वैदिक कार्यों के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। पहला स्टेटमेंट था, ऋग्वेद से स्पष्ट होता है कि आर्यों का प्राचीनतम संस्था विदत था। एक, वैदिक आर्य समुद्र से परिचित थे। दूसरा, तीसरा, युद्ध में कवच, शिस्त्रान, हेलमेट का प्रयोग करते थे। 3 स्टेटमेंट है और इसमें से आपको चुनाव करना था कि कौन सही है और कौन गलत है। तो जैसे आपने और आपने दोनों भाइयों ने क्या किया था कि आपका कहना है कि सर ए ऑप्शन था, आपने कहा कि ए होगा, ठीक है। रवि का कहना था कि सर ये लग रहा है कि 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा हमको पता नहीं है, आपको नहीं रहा होगा। तीसरा, धीरज का कहना है कि सर 1 और 3, राइट कौन है, 1 और 3, यानी कि कंसेप्ट जो है या फिर रिवीजन नहीं होने से या आप नहीं पहुंच पाए इस कंसेप्ट, आपका दोनों का स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और जो तीसरा स्टेटमेंट आया वह राइट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। तो हमने लॉजिक क्या दिया, इसके पीछे लॉजिक हमने दिया कि देखिए, आप जब देखेंगे तो ऋग वैदिक आर्यों का जो लिटरेचर है उसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसके लिए सबसे प्राचीनतम था विदत। क्या था, विदत। फिर आया सभा, सभा और समिति। कौन हुआ, समिति। तो सभा और समिति, विदत सबसे प्राचीन था जो डिसीजन लेता था। इन कबीला समूह का डिसीजन होता था कि जो कोई राजा या युद्ध लड़ रहा है या फिर संपत्ति को लूट के लाया है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, राजन का चयन कैसे करना है, ये सारा। लेकिन इसका महत्व जब घटा तो फिर पावरफुल हो गया सभा और समिति, सभा और समिति। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का लक्षण यहाँ दिखाई पड़ता है। ऋग्वैदिक लिटरेचर में आप देखेंगे कि सभा जो है बुजुर्गों की सभा थी और समिति लोकसभा के बराबर कार्य करती थी, यानी कि आम पब्लिक महिलाएं भी पार्टिसिपेशन करती थी यहाँ पे। और इनका निर्णय होता था क्या कि युद्ध कहाँ लड़ना है, कब लड़ना है, लूटे हुए माल का कैसे डिवाइडेशन करना है, यह भी इनका काम था। तीसरा था कि राजन का चयन कैसे हो, राजन का चयन कैसे और कौन कौन से कार्य और दायित्व राजन को रिस्पॉन्ड किया जाए, उनको कार्य दायित्व सौंपा जाए। बात समझ रहे हैं। तो आगे चल के ये जो दोनों है, इसलिए अथर्ववेद कहता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। क्या है, 2 पुत्रियां हैं, अथर्ववेद कह रहा है। इसका मतलब है कि आगे चल के लेटर वैदिक एज में समिति जो लोकसभा के बराबर कार्य करती थी, इसका पावर पोजीशन डाउन होगा और सभा, ये जो बुजुर्गों की सभा थी या सीनियर लोगों की सभा थी, तो उसकी पावर पोजीशन में बढ़ोतरी देखेंगे। तो पावर पोजीशन में बढ़ोतरी तो आप देखेंगे कि महाभारत काल का जो टेक्स्ट है, महाभारत महाकाव्य जो है 1 लाख श्लोक है उसमें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो जो सभा लगा हुआ है, पार्लियामेंट जो लगा हुआ है, जो शासक है, कुरुवंशी जो शासक है, उसके आप देख पाते हैं कि सभा में एक पूरा टीम, बुजुर्गों का टीम, द्रोणाचार्य से लेके भीष्म पितामह से लेके सारे अभिभावक वहां बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। देखें ना महाभारत का, जो महाभारत देखें तो ये था। इसलिए यस हाँ, तो सभा वहां मौन था। कई स्थानों पे आप देखेंगे कि मौन अच्छी चीज नहीं होती है, मौन हो जाने से सभा का डिफिनेशन दिया गया है। सभा वो नहीं जहां बुजुर्ग ना, बुजुर्ग नहीं जहां धार्मिक ना हो। बोलिए धर्म नहीं जहां सत्य ना हो। हाँ, वो ठीक कर रहे हैं, वो आप सही कर रहे हैं। तो वहां सारे अभिभावक मौन थे। उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो वस्त्र हरण या चीर हरण एक महिला का हो रहा था, वो सारे अभिभावक क्या थे, मौन स्थिति में, कोई नहीं। अब आया कि वैदिक आर्य समुद्र से परिचित थे या नहीं, एक आपको यहाँ स्पष्ट होना चाहिए। तो ऋग्वेद टेक्स्ट को जब पढ़ेंगे रवि, जब ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो उसमें समुद्र शब्द आए हैं। ध्यान रखना है कि समुद्र शब्द तो आया है, समुद्र शब्द आया है, वशिष्ठ समुद्र जैसे शब्द यहाँ दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आर्य अभी ऋग्वैदिक आर्य समुद्र से परिचित नहीं है। आर्यावर्त का जो क्षेत्र है उनका यहाँ तक विंध्य तक के रेंज से वो अवगत जरूर है, लेकिन समुद्र से, कोस्टल एरिया से अभी परिचित
नहीं है, समुद्र क्षेत्र से परिचित नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया है कि गलत हो गया है। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू रामशरण शर्मा जी, अगर उसको पढ़े होंगे तो क्या है कि कबीला हमेशा फाइटिंग मोड में होते थे, यानी कि जो पॉलिटिकल ढांचा है, ये पॉलिटिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन में मिलिट्री जो रोल था, मिलिट्री तत्व अधिक दिखाई पड़ेंगे, मतलब सैनिक तत्व यहाँ पे अधिक दिखाई पड़ेंगे। आरंभ में क्या है, सैनिक तत्व अधिक दिखाई पड़ रहा है, तो फाइट करते थे। फाइट किन से होता था, अपने स्वयं के कबीला से फाइट होता था, स्वयं के कबीला से फाइट होता था। एग्जाम्पल स्वरूप आप देख पाएंगे कि दशराग्य युद्ध, ऋग्वेद का दुनिया का सबसे प्राचीनतम युद्ध का क्या नाम है, दशराग्य युद्ध। बात समझ रहे हैं, 10 राजाओं का युद्ध था। एक तरफ भरत राजा का कबीला सुदास था और दूसरा नेतृत्व कर रहे थे विश्वामित्र, ठीक है। पौरुषणी नदी तट पे यानी रावी नदी तट पे लड़ा गया था दशराग्य युद्ध, जिसमें उस दौर में 30,000 योद्धा मारे गए थे। उस समय का मैं बात बता रहा हूं, 30,000 योद्धा खप जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब कबीला फाइट करेगा तो निश्चित है कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनका समाज, कई सारे नुकसान होने का काम करेगा। तो पहला दुनिया का सबसे प्राचीनतम युद्ध कौन है, तो दशराग्य युद्ध है। तो वह पॉलिटिकल कंडीशन मिलिट्री पावर को दर्शा रहा था, तो यह भी आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो जब मिलिट्री पावर होगा तो निश्चित है कि उनकी सुरक्षा कवच जरूरी है। तो वह चर्चा करता है कि युद्ध में कवच, शिस्त्रान, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो महाभारत में देखिए जो सैनिक लड़ रहा है उसके सर पे हेलमेट भी होगा, देख रहे हैं ना, और ये बक्ष पे जो है ना यहाँ पे पहने हुए हैं, सुरक्षा कवच पहने हुए हैं। तो यह युद्ध के अस्त्र शस्त्र यानी कि उस समय के जो प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट था इनका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है ऋग्वैदिक, वैदिक और उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में कथन ए है गौर से समझना है, प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न है, आपका कंसेप्चुअल बात क्लियर होगा। ऋग्वैदिक आर्यों ने राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में पुत्री को पुत्र के बराबर अधिकार दे रखे थे कारण आर। लोपाप वसवारा घोषा जैसी महिलाएं
राजनीति और शास्त्र के क्षेत्र में स्थान बना रखी थी। अब आपका कूट है ए, केवल ए सही, बी में केवल बी सही, सी में बी ए की स्पष्ट व्याख्या, डी कोई भी कथन सही नहीं, बस ज्यादा थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट किया हूं क्वेश्चन को। देखिए बताइए, पहले तो समझना है कि दोनों फेज है, ध्यान रखना है। हमने कहा कि पूरे वैदिक टाइम को हमने जस्ट आपको इंटरवल में समझाया था, 1500 से लेकर 600 तक का टाइम है, 1500 से 600 तक का टाइम है। और यहाँ पे जानकारी के लिए हमने कहा कि ऋग्वैदिक कार्यों की जानकारी का एकमात्र टेक्स्ट आपका क्या है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद है। यहाँ पे लेटर वैदिक कार्यों की जानकारी का कई सारे स्रोत हैं। जानकारी के स्रोत में वृद्धि दिखा गया, एक तो साहित्य दिखाई पड़ेगा और पुरातत्व भी, साहित्य और पुरातत्व भी। तो साहित्य में आप देखेंगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, पहले यहां लिखिए ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब दिखाई पड़ने लगा। पुरातत्व में आपको दिखाई पड़ेगा लौह धातु, मृदभांड, ये सब चीज दिखाई आपको पड़ने लगा। तो जानकारी इसी आधार पर हमने बताया कि जानकारी दो लोगों के बारे में जानकारी मिल रहा था, पिता और पुत्र के बारे में, पिता और पुत्र के बारे में कि यह क्या ट्रांसफर हुआ और क्या ट्रांसफर नहीं हुआ। तो यही था कि भाई सोसाइटी में इक्वालिटी का क्या कंडीशन है, क्या पार्टिसिपेशन दोनों हो रहा है या नहीं है। पावर पोजीशन का एरिया, जैसे अर्थव्यवस्था आज है वैसा ही अर्थव्यवस्था उनका था, जैसे आज राजनीति है वैसे उस तरह उस दौर की राजनीति था। आज जैसे महिलाएं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन रही है देश में, प्राइम मिनिस्टर बनी, क्या उस समय पॉलिटिकल कंडीशन क्या वैसा ही था। ये आज जो हमारी अर्थशास्त्री बन रही है, ठीक है, बड़े बड़े अर्थव्यवस्था बैंकिंग सेक्टर में हमारी बहनें, हमारी चाची दुआ जो भी है, सब अपने अपने काम को अंजाम दे रही है। तो अंजाम दे रही है तो क्या उस तरह का व्यवस्था आज की व्यवस्था वैसी थी या नहीं, ये आपका दोनों स्टेटमेंट बनाया गया है और ये एनसीईआरटी बेस्ड ही, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। बताइए, ए केवल एक सही है आपका, बताइए आप दोनों बताइए, बोलिए केवल एक सही। सी ऑप्शन, ए और बी और ए एक ही स्पष्टीकरण। चलिए आप बताइए, स्पष्टीकरण है। अच्छा कोई नहीं, वो तो बात की बात है, चर्चा हम लोग। आपके तरफ से डी है, कोई भी सही नहीं है, यानी कि इस बार धीरज आप गलत कर गए हैं। आपका और दोनों को आपको क्या ना रवि, आप भी आंसर गलत दिए हैं, ठीक है, और आपका जो भी है आपका आंसर कोई भी सही नहीं है। देखिए वैदिक काल में हमारे अभिभावकों से दो गलतियां हुआ है, मैं बता देता हूं। जो डिसीजन था, पहला डिसीजन रॉन्ग क्या था कि अपने पुत्री को पॉलिटिकल सारा इक्वलिटी है, यज्ञ में भाग ले सकती है, ठीक है, यज्ञ में भाग ले सकती है, विवाह की स्वतंत्रता है, बाल विवाह नहीं है, दहेज नहीं है, आपको मतलब और भी राइट्स दिए गए हैं, कई सारे सोशल इश्यू पे राइट्स उनके पास था। प्रेम विवाह कर सकती है, अमाजू मतलब कुमारी रह सकती है, शादी आजन्म कुमारी। अरे समिति में भाग ले रही है, गौर से समझिए बात को, ठीक है।
पुत्री को बराबर अधिकार, आप पढ़ नहीं रहे हैं, इक्वल राइट्स, तो पुत्री तो राजन नहीं है। सीधी सी बात है। आप अगर आप कह रहे हैं कि भाग ले रही पार्टी से, आपके घर में हमारी माँ दीदी सब भाग लेती है, लेकिन निर्णय किसका होता है? पिताजी का। अधिकतम परिवार में क्या होगा? पिताजी का ही तो निर्णय होता है। तो इसका मतलब हमारे अभिभावक से दो गलती हुआ धीरज। गलती क्या हुआ कि हम अपने बेटियों को समझे राजनीति में, राजनीति करने का मतलब है कि युद्ध के मैदान में अगर हम उतार दिए होते तो आज भारत कुछ और होता। क्वेश्चन मार्क्स बात समझिए। इनको ये गाय का सारा काम करती थी, दुहिता थी बेटी, उस दौर की दुहिता दूध निकालने का काम करती थी, गोधन का सारा व्यवस्था करती थी, लेकिन इनके पास आर्थिक कोई पावर नहीं था। अगर आर्थिक एम्पावर्ड, इकोनॉमिकल एम्पावर्ड हो जाती उस समय, तो निश्चित है कि आज का भारत कुछ और होता। दोयम दर्जा की नागरिक इस देश की महिलाएं नहीं दिखाई पड़ती। बात समझ रहे ना? तो हमारे पूर्वजों से दो गलती हुआ कि हम एक मैदान में नहीं उतार पाए, एक उनको इकोनॉमिकल एम्पावर्ड हम लोग नहीं कर पाए। नतीजा है कि आज आधा अंग जो है भारत का नुकसानदायक है। अकेला पुरुष समाज कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो ये इसी कारण से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, आपको देखने में लग रहा है कि अरे सही तो है, क्योंकि सभा और समिति में सर ने जस्ट बताया कि भाग लिया। भाग लेने से मतलब नहीं है, उनको पॉलिटिकल राइट्स मिला है या नहीं मिला। एक दूसरा कि लोपा विश्वारा जो घोषा और जैसी महिला राजनीति, जब ये गलत है तो ये क्या है? ऑलवेज गलत है, क्योंकि उस तरह से मिला नहीं। हाँ, ये शिक्षाविद है, पढ़ाई लिखाई में इनके बहुत सारे मंत्र और श्लोक है। यही लिखे होता कि ऋग्वेद में इनके बहुत सारे मंत्र और श्लोक आए हैं। ये पढ़ी लिखी कवित्री है, शिक्षा शास्त्री है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता? राइट हो जाता। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। इधर से भी बात समझ में आ गया है कि हमको पढ़ना कैसे, कम पढ़ना है और अधिक से अधिक चीज़ों को क्या करना है? समराइज करना है। समराइज करने का काम करना है। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन MCQ 3 हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ तक क्लियर हो गया है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखते हैं। स्थल या क्षेत्र, स्थल और क्षेत्र और राजधानी, स्थल क्षेत्र और, अब ऐसे वाला बॉक्स वाला भी अब आपको दे रहा है। यूपीएससी बॉक्स बना के भी देना शुरू कर दिया है, समझ रहे हैं ना? 4 दे दिया है आपका, ABCD। ठीक है, फिर आपका यहां से कूट दे देगा, कूट आपका कूट बना दे रहा है। C और D हो गया। अब इसी में हम लोग भरते हैं। गंधार, हाटन, अवंती, उज्जैनी, काशी,
वाराणसी, चंपा, वैशाली, ये आपको दे दिया, टेबुलेशन दिया हुआ है। अब इसमें से सही चुनना है, क्या सही मैच नहीं है, कौन मैच नहीं है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। A प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, B प्लस डी, B प्लस डी मतलब दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A प्लस डी, C प्लस डी, बनाइए, इस प्रश्न को सॉल्व करिए। सी है, ए और डी, ए और डी, राइट, आपका आंसर राइट है, क्योंकि गंधार जो है, गंधार जो महाजनपद है या उस दौर का आपको राज्य आप कह सकते हैं, उसकी राजधानी कहाँ थी गंधार की? तक्षशिला। कहाँ था? तक्षशिला, ठीक है, यह गलत हो गया, यहां क्या हो जाता? तक्षशिला। तक्षशिला क्यों फेमस है? यह सबसे दुनिया का प्राचीनतम शिक्षा केंद्र रहा, विश्वविद्यालय रहा, और यहीं का जो आप देखेंगे कि चाणक्य यहीं का क्या था? आचार्य था, यहाँ से प्रोफेसर इस जुड़े हुए थे, और वैसे नहीं थे, वह क्या था? धार्मिक विभाग के अध्यक्ष थे, धार्मिक विभाग के अध्यक्ष थे। किसके समय में? किसके समय में बताइए? धार्मिक विभाग किसके समय में थे? हेड कौन थे इसके अध्यक्ष? अध्यक्ष जो है चाणक्य साहब है या कौटिल्य है। कौटिल्य जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि मगध शासक गणानंद, मगध नरेश, घननंद, घननंद या घनानंद, हाँ जो भी करना है, घननंद भी लिखता है, घनानंद, इसी का वो धार्मिक विभाग के हेड हुआ करते थे। जब हेड हुआ करते थे तो आप देखेंगे कि भारत का जो वेस्टर्न सीमा है, ये जो सीमा है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला हमारा जो बाउंड्री है, ये हमेशा कमजोर रहा। इस पर किसी शासकों ने ध्यान नहीं दिया, इस पर किसी शासकों ने ध्यान नहीं दिया था। तो इस पर जब आप देख रहे हैं कि इधर से आक्रमण हो रहा है, इस तरफ से बैक्टीरिया की तरफ से, बैक्टीरिया करने का मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया करने का मतलब होता है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर, समझ रहे हैं ना? इधर से बाहर से आक्रमण हो रहा था, किसका? सिकंदर के जो आने की पूरी संभावना थी, और ऑलवेज भारत पे ईरानियों के द्वारा, सर्वप्रथम ईरानियों ने ही हमारे ऊपर, हनी वंश के शासकों ने हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने का काम किया, और इस क्षेत्र को जीता। सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र था उसको अपना विश्वा प्रांत यानी छत्र बनाने का काम किया था। तो ये इन्होंने संदेश लेके ही पाटलिपुत्र आए थे कि ऐसा स्थिति है, वेस्टर्न सीमा का यह स्थिति क्या है? खराब है, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन जो हमारा उस दौर का जो मगध नरेश है या शासक है, उनको हल्के में लिया, और उस सूचना को सही इस्तेमाल न कर क्या किया कि सुरक्षा पंक्ति को मजबूत न करते हुए उन्होंने क्या किया कि इनका अपमान किया था। और अपमान, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अपमान करेंगे तो वो आपके लिए, अगर वो अपने दिल पे ले लिया तो आपको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो ये आप सही कर रहे थे। अब अवंती आप देख रहे हैं, तो अवंती महाजनपद, यह अवंती महाजनपद बुद्ध महावीर काल में एक पोजीशन बनाए हुए, मध्य प्रदेश का जो एरिया है, इनके पास भी लोहा था, इनके पास भी लोहा था, उन्नत सैन्य प्रणाली थी। तो इसलिए यह भी अपने साम्राज्य को मगध तक विस्तार करना चाह रहे थे, समझ आए? उसी के दौर में मगध साम्राज्य का शासक है बिंबिसार। चंद प्रद्योत महासेन, इसका शासक कौन है? चंद प्रद्योत महासेन, जिसको पीलिया रोग हो गया था या पांडु रोग हुआ था। तो मगध शासक बिंबिसार ने क्या किया था कि अपने राजवैद्य जीवक को इनके दरबार में भेजने का काम किया था, और महात्मा बुद्ध को भी इन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप मेरे दरबार में आने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध अवंती नहीं जा सके थे, उम्र का पड़ाव था। आपको देखो कुशीनगर क्षेत्र में उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई थी।
बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे काशी, काशी देख रहे हैं, काशी भी काफी फेमस और प्राचीन राज्य हुआ करता था 6 सेंचुरी बीसी में, और यहाँ का भी शासक का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। इसकी राजधानी वाराणसी आप देख रहे हैं, जिसको आगे चल के कौशल नरेश प्रशांजित क्या करेंगे कि अपने क्षेत्र में मिला लेने का काम करेंगे, और फिर आगे चल के क्या होगा कि अपनी बहन महाकोशला देवी का जो विवाह करेंगे मगध शासक बिंबिसार से, तो इसको दहेज में दे देने का काम करेंगे। दहेज में मिलेगा तो 1 लाख रुपए इनकम होते हुए आप देख पाते हैं इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र की अपनी विशेषता है। चंपा, यह चंपा भागलपुर का क्षेत्र है, वैशाली का, चंपा भागलपुर का क्षेत्र है। यह भी एक आपको दिखाई पड़ेगा 16 महाजनपद में, तीन जो राज्य था उसमें एक चंपा भी था। यहाँ का शासक है बुद्ध महावीर काल के समय में ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। इसी चंपा क्षेत्र का आप देखेंगे इसका नाम अंग भी है। अंग है, अंग, ठीक है, अंग की राजधानी जो एरिया है। यहाँ पे क्या हुआ कि इसको पहले आप महाभारत काल में देखे होंगे कि कर्ण को अंग देश का राज क्षेत्र मिलता है अपने मित्र दुर्योधन के तरफ से, इसलिए उसने अपनी मित्रता को हमेशा बरकरार रखने का काम किया था कि मित्रता। हम लोग क्या गलती करते हैं कि मित्र जल्दी जल्दी बनाते हैं। जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो छांटते हैं, अच्छा चुनते हैं, लेकिन मित्र बनाने में आप बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि मित्र आपको मित्रता का परीक्षा नहीं देता है, नुकसान करने का काम करता है। तो मित्र बनाने में हमेशा व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल की एक निबंध है मित्रता, कभी न मन लगे तो उसको अच्छे से अध्ययन करना है। तो यह क्या हो गया? गलत हो गया। वैशाली कहने का मतलब है कि वहाँ पे गणसंघ शासन प्रणाली थी। वैशाली क्या था? गणसंघ शासन प्रणाली। कैसे भाई? तो यहाँ वज्जी गणसंघ के तहत 8 राज्यों का समूह था, 8 राज्यों का समूह था, जिसकी राजधानी बसाड़ या वैशाली थी। यह भी आपको, ये महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि। तो दूसरी तरफ देखेंगे कि नगर वधु आम्रपाली का नाम आप सब सुन रखे होंगे कि उस दौर में कैसे लोग आम्रपाली के लिए पागल हुआ करते थे, उस क्षेत्र के जो राजकुमार थे। तो ये जो डाटा देता है, अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आसानी से होते चला जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत सारा डाटा हमने एक्स्ट्रा बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्राचीन स्रोतों में आय शब्द विष्टि, क्या आया हुआ शब्द, प्राचीन स्रोतों में दिए गए शब्द विष्टि से आप समझते हैं या क्या समझते हैं? आप समझते हैं यह एक धर्म में प्रचलित शब्द था। शासक किसानों से जबरन बलात् श्रम करवाता था।
सी बुद्ध महावीर काल में प्रचलित सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। डी युद्ध में प्रयोग होने वाले शब्द, बनाइए इसको, युद्ध में प्रयोग होने वाले शब्द। बी आंसर है, वेरी गुड। ये आपको जैसे जैसे जाएंगे आपको शब्द भी मिल जाएगा और इस पर यूपीएससी भी प्रश्न पूछा हुआ है, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, आसानी से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई समस्या आपको नहीं आया। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में बहुदेववाद की परिकल्पना की गई है। बहुदेववाद की परिकल्पना की गई है। एक, ऋग्वैदिक आर्य अलग अलग देवताओं का स्तुति कर रहे थे। एक, बी देवताओं का वर्गीकरण किया गया था। तीसरा प्रकृति को भी देवता के रूप में स्थापित किया गया था। अब इससे रिलेटेड उपर्युक्त में से सही कथनों का चयन करें। ए केवल एक कूट, बी केवल 2 कूट, सी कोई भी कूट सही नहीं, डी सभी कूट सही, या 3 कूट सही। बनाइए, हाँ सभी कूट सही, बताइए आप लोग। डी कैसे पता चला कि यह तीनों स्टेटमेंट सही है? बताइए, बोलिए एक एक करके बोलिए। अरुण, इंद्र, सोम, क्या क्या देवता था, वर्गीकरण तो क्या ही गया था। हाँ, मतलब आपने कहा कि ऋग्वेद में बहुदेववाद की परिकल्पना क्या है? बहुदेववाद की परिकल्पना यानी कि धर्म से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। तो जब ऋग्वेद टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें स्तुति भी है। ज्यादातर प्रारंभ में ये लोग स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, हे देवता, हमें पुत्र दे, हमें धन संपत्ति दे, हमें जितनी सुख सुविधा है, लग्जरियस लाइफ है, वो देने का काम करे। तो उन्होंने क्या किया, देखिए हम लोग उसको कोसते रहते हैं,
बहुत साइंटिफिक तरीके से आर्यों ने उसको समझाया कि प्रकृति को जो जब आ रहे थे, जिस क्षेत्र से चलकर आ रहे थे, तो उस क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं अलग थी। कई पर्वत देख रहे थे, कई का वायुमंडल अलग तरीके का था, जलवायु अलग प्रकार का था। तो बहुदेववाद की परिकल्पना उनके माइंड में आया, पहले विचार में आता है, और यही विचार, जैसे कि यूपीएससी पूछा, विचार क्या करता है कि अलग दुनिया बनाने का काम करता है। तो उन्होंने प्रकृति को ही देवता के रूप में स्थापित करने का काम किया, जो उनको नीड लग रहा था, उसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए। तो बहुदेववाद की परिकल्पना आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और देवताओं का वर्गीकरण साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ पूछे कैसे, तो पृथ्वी, आज भी पृथ्वी बटा हुआ है, अंतरिक्ष, इससे जस्ट ऊपर अंतरिक्ष होता है, तो देखिए अंतरिक्ष में स्टेशन लगाए हुए हैं, और आकाश, देखिए कैसे साइंटिफिक तरीके से उन्होंने देवताओं का वर्गीकरण किया। उनकी कल्पना कितनी उतनी तेज थी कि आज भी आप उसी को मानक बनाए हुए साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत कि भाई पृथ्वी है, अंतरिक्ष है और आकाश है। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता, इंद्र देवता कहाँ मिलेंगे, तो अंतरिक्ष में मिलेंगे। इंद्र जो है सर्वप्रधान देवता है इस ऋग्वैदिक कार्यों का, ठीक है। ऋग्वैदिक टाइम में इंद्र पावरफुल देवता है। सबसे अधिक श्लोक 250 श्लोक उन्हीं के लिए, सूक्त उन्हीं के लिए आया है। उसके बाद फिर अग्नि को जगह मिलेगा, अग्नि के बाद फिर किसको मिलेगा, वरुण देवता को जगह मिलने का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में तो इंद्र देवता अंतरिक्ष में मिल जाएंगे, और उससे ऊपर आकाश होता है। तो विष्णु जो है, विष्णु का आकाश में देखते हैं, तुरंत नारद भगवान क्या करते हैं, भाग के ऊपर जाते हैं ना जी। तो उनकी कल्पना शक्ति कितना बेहतर थी, उस दौर से आ रहे थे और वर्गीकरण करने का काम किए। तो ये भी हो गया। और प्रकृति के देवताओं को समाहित करने का काम किया। इसका मतलब है कि तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसी तरीके से जैसे कंसेप्ट आपका बना हुआ है, इतिहास में किसी तरह का प्रश्न अगर पूछा, किसी तरह का प्रश्न पूछेगा, हाँ दिक्कत कहाँ होगा, आपको आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में अच्छे से नहीं अगर वहाँ पकड़ के जाएंगे, या बुद्ध महावीर को अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे, तो वहाँ आपको दिक्कत होना ही होना है। क्योंकि टर्म्स आएंगे आपके पास, टर्म्स आएंगे, जैसे मान लीजिए काम देवता पर कोई प्रश्न पूछ दे और बुद्ध पर पूछा गया है, वह बुद्ध पर पूछा गया है, या भावी बुद्ध के बारे में, या अजंता में किसका चित्र है, अजंता में किसकी चित्र की बढ़ियाता दी गई, सब पूछे गए हैं, समझ रहे हैं ना। कल से सर एक आर्ट एंड कल्चर का भी एक टॉपिक दे दीजिए। हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आर्ट एंड कल्चर का भी दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चैप्टर में टिक कर दूंगा और आपके ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप पढ़ के आ जाइएगा, वहाँ से भी सारा प्रश्न होते चला जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्राचीन इतिहास में आए शब्द शतमान और सार्थवाह, शतमान और सार्थवाह अर्थ देता है, अर्थ देता है। ये सीधा सीधा प्रश्न है, आपको ABCD ऑप्शन में ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको पूछ दिए जाते हैं। और आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड से टर्म बेस्ड कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जब आप PYQ आप लगाते चलेंगे साथ में, तो आप, हाँ ये आपको, ये जो है ना अर्थव्यवस्था का पार्ट है, अर्थव्यवस्था का पार्ट है। अब तो पहले पूछ लिए आप, मैं देखता हूँ, करता हूँ इसको, ठीक है। अब आप तो जान ही गए, लेकिन कोई नहीं, देखता हूँ क्या करते हैं, आपको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यह व्यापार के लिए आया हुआ एक प्रकार का सिक्का और गारी कह सकते हैं, या सार्थवाह।
के समूहों का प्रधान ये हो गया। बी बंदरगाह का नाम है। सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। डी उधार दिया गया ऋण बताइए, बोलिए। ए है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे कि ऐसे टर्म्स जो व्यापार में आया हुआ एक प्रकार का सिक्का है, शतमान क्या है, सिक्का है। और सार्थवा जो होता था, गाड़ी की हेड को सार्थवा, ये टर्म्स आपको मिलेंगे जब जैसे जैसे चैप्टर पढ़ें। सारथी नहीं, सार्थवा शब्द है 6 सेंचुरी बीसी के लिए, 6 सेंचुरी बीसी में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न आपका और मैं मैप बेसिस देख रहा हूं कि आपका मैप का क्या स्थिति है PYQ में, क्या आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। प्राचीन काल में प्रचलित बंदरगाहों के संदर्भ में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। बंदरगाह और इसकी पहचान कह सकते हैं या क्षेत्र कह सकते हैं। ए में बेरबेरिकम महाराष्ट्र, बी में मुजरिस आंध्र प्रदेश, सी तोंडी केरल क्षेत्र, डी ताम्रलिप्ति बंगाल। कड़ा कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। इसका कूट है आपका ए प्लस बी सही नहीं है, बी प्लस सी सही नहीं है, सी में सी प्लस डी सही नहीं है, डी में ए प्लस सी नहीं है, ए प्लस सी नहीं सही है। बनाइए इसको, चेक करता हूं जरा भूगोल का क्या स्थिति है आपका। और यूपीएससी प्रश्न पूछा है, पिछले साल पूछा है इस तरह का प्रश्न, आप देख सकते हैं जाके कि इसी आधार पर प्रश्न पूछा गया है। नहीं पता है, कोई नहीं, बताइए। बी सही नहीं है, बताइए। मानिए कि मारिए, तुक्का मारना है तो मारिए, लेकिन यहां मारिए तुक्का, वहां नहीं मारिएगा। ए नंबर, चलिए ए और बी सही नहीं है, ठीक है। तुक्का भी आपका सही होता है, तुक्का भी आपका सही हो जाता है, समझ रहा है ना
आपको नहीं पता था, बहुत अच्छा किया आपने उस पर स्टेप नहीं लिया, नहीं तो निगेटिव होने की पूरी संभावना होती है। यही कला, देखिए जिस चीज़ को आप नहीं जान रहे हैं उसमें हाथ नहीं लगाइए। रवि, जिस चीज़ की आइडिया नहीं है, अभी नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ सॉरी बोल सकते हैं, सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं उस चैप्टर तक नहीं गया हूँ, समझ रहे हैं ना। अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यह पहला आंसर क्या है कि सही है कि देखिए मुजरिस जो बंदरगाह है, यहाँ पे बेरवेरिकम कहाँ है, तो आपको गुजरात के क्षेत्र में, विरगु कच्छ, ठीक है। बेरिकम जो है, बेरवेरिकम या विरगु कच्छ जो है, यह गुजरात में है। मैं कह कैसे रहा हूँ, आपको मन में आया कि सर यह जो आप कहाँ से लिख के आ रहे हैं, कि तो ये आपको एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन ये लिखा कहाँ से है, आपको मन में आया कि लिख कहाँ से दिया। तो बंदरगाह की जो चर्चा है, एक किताब है, समझ में आ रहा होगा ना, एक किताब है, विदेशी किताब है, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, ये अज्ञात लेखक का है, अज्ञात, हाँ अज्ञात लेखक का है। इस हाँ अज्ञात है, कोई ज्ञात नहीं हो पाया। यह जो किताब है इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत प्लस इटली, भारत प्लस इटली के साथ जो व्यापार हो रहा था, इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर होते हुए मेडिटेरियन सी के समय में, प्राचीन काल में जो व्यापार हो रहे थे, उसका विस्तृत विवरण आपको दिखाई पड़ेगा। और जो मुजरिस है, मुजरिस और तोंडी, ये दोनों जो आप देखेंगे, जो बंदरगाह है आपका, यहीं पे आपको केरल तट वाला एरिया में है, केरल में है। कहाँ पे है, मुजरिस और तोंडी। अगर यहाँ पे केरल कर देते तो सही हो जाता। ताम्रलिप्ति आपको पता ही है कि बंगाल में है, ठीक है, ताम्रलिप्ति आपको बंगाल में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको अब पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। प्रश्न का नेचर यूपीएससी के जो क्वेश्चन सेटर है वो बदलते जा रहे हैं कि कितने आप साइंटिफिक तरीके से चैप्टर को हैंडल किए हुए हैं या पढ़ाए हुए हैं, तो फिर ये आपका क्लियर होते चला जाएगा। अब इसको अगर पढ़ना है तो बस आप केवल मैप पे ध्यान रखना है। मैप पर जब आपका ध्यान होगा तो आप आसानी से बना लेंगे। इस तरह का प्रश्न ज्योग्राफी का भी प्रश्न बन जाएगा और ये भी हो जाएगा। हाँ मतलब वो तो आपको उसी तरीके से आयोग तो अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ाना है तो उस तरह से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ये छोटा छोटा प्रश्न देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या है नहीं है। और जैसे जैसे आप चैप्टर बढ़ते जाएंगे, आप पढ़ के आएंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं रोक के रखा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि अपने बुध महावीर ठीक से शायद नहीं पढ़ा है, क्योंकि बुध महावीर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा ढेर सारा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो इसलिए उस चैप्टर को अच्छे से ग्रिप में आपको लेना चाहिए, क्योंकि वह संस्कृति का पक्ष है। बुध महावीर से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर जुड़ जाएगा और आर्ट एंड कल्चर सारे टर्म्स हो जाते हैं कि उन्होंने कौन सा उपदेश में कौन कौन सा टर्म्स का प्रयोग किया है, तो वहाँ से प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा। अभी हम लोग इसी क्षेत्र में जो उससे बुध महावीर से पीछे के प्रश्न को देखते हैं। एक फिर से प्रश्न करते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के संदर्भ में तुलना करना है। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। पहला कथन है आपका,
हड़प्पा सभ्यता का पतन वैदिक आर्यों के द्वारा किया गया था। वैदिक आर्यों के द्वारा किया गया था। दूसरा, वैदिक धर्म और हड़प्पाई मतलब हड़प्पा धर्म दोनों एक ही था। तीसरा, वैदिक राजनीति प्रारंभ में कबीला के हाथों में तो हड़प्पाई लोगों में वणिक वर्गों के हाथों में। तीन स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपको कूट से सही कथन चयन करना है। केवल 1 और 2, बी में केवल 2 and 3, सी में केवल 3, डी में सभी कथन सही है। सभी कथन सही है, नहीं, सभी कथन सही है। अब हमें नहीं पता है, आप क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन गलत सही से क्या लेना देना है? ऑप्शन सी, केवल। रवि का कहना है कि सर केवल ये सही लग रहा है, आप बताइए। ऑप्शन के हिसाब से जाए तो 3 होगा। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से जाए तो 3 होगा। ज्यादा नहीं होगा कि कहीं होगा, आप अपना बताइए। नहीं कि ज्यादा कम नहीं, कि ज्यादा होगा कि कम होगा, उससे मतलब नहीं। कहीं आपको एक स्टैंड पर लाना होगा ना कि हाँ सी होगा, कि सर सी होगा। आप भी करें कि सी होगा। आप तो हड़प्पाई लोगों में, वणिक लोगों के हाथों में, पॉलिटिकल पावर जो है वणिक लोगों के हाथों में। वणिक लिखा हुआ है, व्यापारी मतलब वणिक मतलब व्यवसाय करने वाले लोग, वर्गों के हाथों में। बताइए, यह क्वेश्चन आपको बोला जाए, कोई आइडिया लीजिए कि हाँ ये लगभग सुना हुआ चीज है या देखा हुआ चीज है। तीनों सही लग रहा है, तीनों सही लग रहा है। देखिए, आप चले सही होंगे, मतलब आपके माइंड में जो आंसर आया होगा सही आया होगा कि भाई प्रारंभ में क्या है कि ऐसा माना गया था कि वैदिक आर्यों ने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिक्लाइन में लाया। मतलब आपको बाह्य आक्रमण, मोर्टिमर व्हीलर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि वैदिक आर्यों ने या आर्यों ने ही
इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का काम किया था एक। लेकिन आगे माने कि कोई बात कहेंगे तो उसके साक्ष्य क्या उन्होंने दिया कि साक्ष्य देने का व्हीलर महोदय ने साक्ष्य दिया कि हड़प्पा से कुछ नर कंकाल मिले थे, कम से कम 48 नर कंकाल था। तो उनको लगा कि यह बाहर से आने वाले लोग से बचने के लिए भाग रहे होंगे या ये युद्ध में मारे गए होंगे। एक ऐसा साक्ष्य मिला है कि एक व्यक्ति अपने जेवरात को छुपा रहा है, 2, ठीक है। अग्नि का भी साक्ष्य मिल रहा है। इसको आधार बनाते हुए व्हीलर महोदय ने कहा कि आर्यों ने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जब आगे चल के आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों का शोध हुआ तो पता चला कि जो नरकंकाल मिले हैं उस नर कंकाल में एक नर कंकाल पर घाव का निशान है, बाकी जो 47 नर कंकाल थे वह बीमारी से यूएच कैनेडी जैसे, हाँ यूएच कैनेडी जैसे जो शोधार्थी हैं या वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि बीमारी से इनकी मृत्यु, यह क्रॉस हो गया। यह क्या हो गया? क्रॉस हो गया। कोई भी एक व्यक्ति या एक समूह मिलकर पूरे सिविलाइजेशन को समाप्त नहीं कर सकता है, तो क्रॉस हो जाता है। दूसरा, वैदिक धर्म और हड़प्पाई धर्म एक समान था, इसके बारे में कोई जस्टिस नहीं करना जा सकता है क्योंकि दोनों का सोर्स अलग अलग है। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, एक के पास लिटरेचर है। तो हम कैसे जस्टिस कर पाएंगे कि उनका धर्म, हाँ उनके जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जैसे मातृ देवी की अधिक मूर्तियां मिलना, शिव जैसा मूर्ति मिलना, योग करते हुए मूर्ति मिलना, यह जो आप देखते हैं तो उससे जो इतिहासकार है या आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग एक मोटा मोटी अनुमान लगाने का काम करते हैं, तो दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा, वैदिक जो राजनीति था प्रारंभ में हम लिखा हुआ है, प्रारंभ में कबीला समूह के हेड का होता था, कबीलाई समूह के हाथों में था। और यह जो है ऐसा माना गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीति व्यवस्था था या पूरी सिस्टम को, क्योंकि एक सिविलाइज सभ्यता को चलाने के लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल पावर जरूर रहा होगा, बगैर पॉलिटिकल पावर को चला नहीं सकते। हो सकता है नगरपालिका चला रहा होगा, लेकिन नगरपालिका को चलाने के लिए भी कोई ना कहीं से आदेश मिल ही रहा होगा, तो आदेश मिलने के कारण यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन पकड़ना कैसे है? देखिए, क्वेश्चन चाहे इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटी में हो, वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। जब 2 फॉर्मेट आप स्पष्ट तरीके से पता होता है तो आसानी से आपको आंसर आते हुए दिखाई पड़ेगा। हम लोग अभी कोई हल्का का से नहीं खेल रहे हैं, आप पढ़े हुए इसलिए बजा रहे हैं और मजा आ रहा होगा। सर जो पहला है ना, हाँ, रामचरण के तो बुक में लिखा हुआ है, इस तरह से कोई नहीं क्या पहले आकर आदियों द्वारा तो नहीं बोला, कोई आपदा आया होगा, बीमारी आया होगा, नदी का जल सूख गया होगा, 3-4 रीजन बताए हैं। हाँ रामचरण जी क्या हाँ। वो बोलिए मतलब जो कथन दिए, वो जो लॉजिक दिए गए हैं मतलब बुकों में, हाँ और इसमें जैसे ये सब जो बातें वैदिक आर्यों से आक्रमण हुआ, सूखा या बाढ़ से ग्रसित होने की वजह से आक्रमण हुआ, या कोई आपदा विपदा, ये सब लॉजिक मतलब क्या? देखिए ऐसे समझना है कि कोई भी एक घटना मिलकर सारे चीज को समाप्त नहीं कर सकता है। कई सारे घटनाएं, जैसे मार्शल महोदय का कहना था कि बाढ़ आने से, क्योंकि सिंधु मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में बाढ़ का जो गाद है वो मिल रहा है, तो इसका मतलब बार बार सिंधु नदी के बेल्ट में था कि बार बार बाढ़ आने के कारण मोहनजोदड़ो डिस्ट्रॉय हो गया। समझ रहे हैं ना? तो एक रीजन नहीं हो सकता है। देखिए आपका जलवायु परिवर्तन असर किया होगा। जलवायु परिवर्तन क्यों किया होगा कि आप समझिए ऐसे बात को सीधा सा। आपको भूगोल पता है, यह जो एरिया है ना, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ की वर्षा की मात्रा कितना है बताइए? कितना? ये जो वर्षा की जो मात्रा है जिस पेटी में पड़ता है 25 से लेकर 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस क्षेत्र में, ठीक है, समझ रहे हैं? तो लेकिन यहाँ 25 है, लेकिन ये जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं उस दौर में 35 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा हो रही थी। तो वर्षा कम है, तो बारिश अगर कम है और यहाँ पे सिविलाइज हो रहा है तो सारे वृक्ष कटे होंगे ना, तो निश्चित है कि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति कम हो गई होगी। तो उर्वरा शक्ति कम हुई होगी, नदी भी अपना रूप
दिखाई होगी, सूखे की स्थिति भी हो सकती है, फ्लड की भी स्थिति हो सकती है, यह भी संभावना। यानी कहने का मतलब है कि जलवायु ने इनको मदद नहीं किया होगा, क्योंकि वृक्ष का इधर से कटना शुरू हो गया, क्योंकि बड़े बड़े मकान बना रहे थे, शहर बना रहे थे। तो ये हुआ क्या कि अपनी मूलभूत विशेषताएं छोड़ते चले गए। हड़प्पा सभ्यता की जो मूलभूत विशेषताएं थी वह छोड़ते चले गए। एक नगर नियोजन, मकान का बनाने का तौर तरीका, व्यापार का पैटर्न, ये जो उन्होंने बनाया था, आगे वाला टाइम फेज में दिखाई पड़ रहा है कि जो ड्रेनेज है, जो नाला है, उसकी गंदगी रोड पर ही पड़ा हुआ है, रोड पर ही पड़ा हुआ है। तो आप लगाएंगे ना कि एक समय था कि दूसरी आपको दिखाई पड़ा लेयर 1 में कि वहाँ कोई इस तरह की गंदगी नहीं थी, लेयर 2 में देख रहे हैं कि वहीं पे पड़ा हुआ है, नया भवन में नए ईंट का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप छोड़ चुके हैं। जो मेजरमेंट होता था, जो बाट बटखरे बनाए गए थे, एक मानक पे, एक गुणज पे, एक रेशियो पे बनाया गया था, ठीक है, वह गुणज और रेशियो वर्तमान समय में चलते रहा। उस दौर में जो लोग मैथमेटिशियन थे, जो रेशियो बनाया था बाट बटखरे के लिए या मेजरमेंट के लिए, वो आज भी दिखाई पड़ रहा है, आज भी सोसाइटी में देख पाते हैं। तो इस कारण से एक नहीं था, कई सारे रीजन हुआ। और फिर देखिए हुआ क्या कि पहले ये लोग ग्रामीण थे, 3 चरण था। तो पहले ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, यही हड़प्पा वाले, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा के लोग थे। इन्होंने ही मेहनत किया, इस बेल्ट में मेहनत क्या किया, तकनीकी बेहतर किए थे। सिंधु नदी का जो बाढ़ आता था उसके बचने की कंडीशन सीख चुके थे, और कब फसल लगाना है और कब फसल को काटना है यह भी सीख लिए थे ग्रामीण वाले लोग। तो जब अन्न का उत्पादन बेहतर होगा तो आप क्या करेंगे, सरप्लस करेंगे ना। तो अन्न का उत्पादन होने लगा, सरप्लस हुआ, सरप्लस होने से जनसंख्या में ऑलवेज क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। जब अच्छा भोजन करेंगे तो जनसंख्या तो बढ़ना ही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इनका संपर्क सिंधु नदी क्षेत्र से तो था ही, इनका संपर्क आपको बलूचिस्तान क्षेत्र, ईरान वाला क्षेत्र से था। तो निश्चित है कि आवागमन से क्या होगा कि ट्रेड और कॉमर्स बनेगा ही, क्योंकि बलूचिस्तान क्षेत्र जो है वह शुष्क क्षेत्र है। तो शुष्क क्षेत्र में क्या होगा, पशुपालन, ऑलवेज पशुपालन होगा। सिंधु नदी के क्षेत्र में कृषि होगा, लेकिन बलूचिस्तान के क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ उस क्षेत्र में पशुपालन होगा। तो पशु चराने के लिए चारावाहा इधर आएंगे, तो आने जाने से भी संपर्क और संबंध बनेगा। तो निश्चित है कि ट्रेड और कॉमर्स की शुरुआत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे सरप्लस होते जाएगा तो ऑलवेज आप जनसंख्या को प्राइमरी सेक्टर से हटाकर कहाँ ले जाते हैं, नहीं सेवा में नहीं ले जाएंगे, द्वितीय सेक्टर में ले जाएंगे ना, द्वितीय सेक्टर में ले जाएंगे। तो इसलिए अलग अलग जो सिटी है उनका, वह आपको जैसे शक्कर रोहड़ी पाकिस्तान का क्षेत्र है, जहाँ से वाट वटखारा बनाने का फैक्ट्री मिला, वह फैक्ट्री है। हमने कहा कि चन्हुदार, ठीक है, चन्हुदारो, यहाँ से मनका बनाने का कारखाना है। समझ में आ रहा है ना। तो जितने जो सिटी उस दौर के थे वह आपको क्या किया कि सारे लोग दूसरे सेक्टर में चले गए, यानी कि शिल्प और तकनीक कला में गए। क्यों गए कि उनके आसपास में एग्रीकल्चर भी हो रहा था। जैसे दिल्ली के आसपास में अगर हरियाणा से सब्जी आना बंद हो जाए, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आना सब्जी बंद हो जाएगा, तो क्या खाएंगे, नहीं ना खाएंगे, अनाज क्या खाएंगे, पैसा तो नहीं खाएंगे। तो आप निर्भर है या निश्चिंत है कि चलिए किसान हमारे लिए दूध भेज देंगे, दही भेज देंगे, घी आ जाएगा, बाकी हम काम करते रहते हैं। तो यह सेम कंडीशन यहाँ हुआ था। तो इसलिए कोई भी एक रीजन नहीं बताया जा सकता है कि इस रीजन के कारण यह सभ्यता डिक्लाइन की स्थिति में हुई। और डिक्लाइन नहीं हुई, धीरे धीरे मूलभूत विशेषता को छोड़ते छोड़ते, और मान लीजिए कि यहाँ बाढ़ आया होगा, सपोज दैट, तो क्या किए होंगे कि माइग्रेट करके दूसरे क्षेत्र में गए होंगे। सबसे घनी आबादी घाघरा हाकरा पाट, ये जो देख रहे हैं ना राजस्थान वाला हिस्सा, घाघरा हाकरा पाट, यानी कि सरस्वती नदी क्षेत्र में ये लोग बसे हुए थे, सबसे अधिक बसावट था। तो यहाँ पे पहले इनके पास वाटर की व्यवस्था थी, और सूखे की स्थिति आ गई होगी तो निश्चित है कि उसको छोड़ के दूसरे स्थान की तरफ
चले गए होंगे। तो यह जब चले गए तो जब यहाँ तो विकसित था, यहाँ पे विकसित था, आगे चल के आप देख पाते हैं कि यह ग्रामीण, फिर ग्रामीण ग्रामीण हो जाएंगे, फिर ग्रामीण विकसित ग्रामीण ग्रामीण हो गए। तकनीकी स्तर से इनके पास तांबा था, इनके पास कांसा था, तांबा प्लस कांसा था, इनके पास फिर तांबा हो जाएगा, इनके पास फिर तांबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले ऑप्शन में जैसे ये हो जाए, हाँ हड़प्पा सभ्यता का पतन वैदिक आर्यों के आगमन को माना जा सकता है, हाँ, तो कथन सही होगा या नहीं, गलत। गलत होगा ना, उसका खंडन किताब कर दिया है। वो तो आपको भावुक बनाएगा, वो तो लाइन ऑलवेज पढ़ चुके हैं आप, तो ऑलवेज पढ़ चुके हैं तो माइंड में हाँ हाँ सही कह रहा है, आप SCERT में तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। लिखा हुआ है, ठीक है, उसको बहुत माइनॉरिटी ध्यान देंगे तब, समझ रहे हैं ना। तो क्या है कि आपको लगेगा कि यार यार ये तो सही ही है, ये स्टेटमेंट आप पूरा टिक कर देंगे, क्योंकि एक तो टेम्परेचर होता है एग्जाम का ना, ये मायने रखता है वहाँ पे। तो यहाँ आपको बनाना एक अलग आसान लगेगा, वहाँ बनाना एक टफ हो जाता है। ये तो प्रैक्टिस का ही गेम होता है, प्रैक्टिस का ही पूरा गेल है। यहाँ तक हो गया, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और सही उत्तर का चुनाव करें। उत्तर का चुनाव करें। 1, भारत में सर्वप्रथम व्यापारियों के द्वारा चांदी सदृश आहत मुद्रा या पंचमार्क्ड मुद्रा जारी किया गया था, जारी किए गए थे। एक, दूसरा, सर्वप्रथम भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सोने का सिक्का प्रचलन में लाया था। केवल एक बी, केवल 2 सी, केवल 1 और 2 डी, ना तो एक ना ही, बनाइए इसको, सी है। वेरी गुड, ए है। आपका कहना है कि सर ए है, आपका कहना ए है, और रवि आपका कहना है कि सी है। आप बताइए। सी है, यानी आपका भी कहना है कि सी है। देखिए हमें लग रहा है कि या तो रिवीजन नहीं होगा या फिर अभी नहीं पढ़े, इसलिए थोड़ा सा अभी आपको एक आध डाटा में ऑब्जर्व करने में दिक्कत हो रहा है। धीरज आपके पास इस बार करें, आप इस तरीके से कंसेप्ट बनाए रखें
और ठीक से मेहनत करेंगे तो पीढ़ी भी होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर आप जिस हिसाब से, बाकी सब्जेक्ट मुझे पता नहीं है, जिस हिसाब से मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, आपके पास ठीक ठाक कंसेप्ट है और हमें लगता है कि सभी चैप्टर में आप अच्छे जवाब देंगे। आप में थोड़ा सा आप लोग में क्या है कि आप रिवीजन कम होगा या फिर आप पढ़े नहीं होंगे, दो ही चीज़ हुआ होगा, या फिर रिवीजन कम हुआ होगा या स्पष्ट क्लियरिटी के साथ आप नहीं पढ़े होंगे, यही गड़बड़ हो रहा है। और यहाँ से प्रश्न सिक्के के इतिहास पर भारत सरकार यूपीएससी ने पीटी और मेंस दोनों जगह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब देख लेंगे प्रश्नों को खोलकर। तो यहाँ आपको दिखाई पड़ा कि धीरज का आंसर राइट हुआ, धीरज का आंसर जो है राइट हो गया है, केवल एक सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ है, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि आप जब सिक्के के इतिहास को समझेंगे, भारत में कॉइन्स, सिक्का का इतिहास, सिक्का का इतिहास, मौद्रिक इतिहास। देखिए आसान से एक डायग्राम से हम आपको समझा रहे हैं। सिक्का जो है पहला कि ईसा पूर्व 6th सेंचुरी, टाइम क्या है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, याद रखना है। पहली बार भारत में सिक्का यहीं पे प्रचलन में आया। एक, चलाया किसने, शासक ने नहीं चलाया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, समझ आ रहा है, पूर्वी यूपी प्लस बिहार, ये याद रखिएगा कि व्यापारी के द्वारा चलाया गया था। दूसरा सब्जेक्ट निकला। तीसरा क्या निकला, यह जो सिक्का था उसका नाम था आहत या पंचमार्क्ड था, ठप्पा लगा हुआ होता था। यह अधिकांशतः चांदी का है, अधिकांशतः चांदी का है, इसमें तांबा का भी मिला है, अधिकांशतः चांदी का। यहां तक बात समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो सिक्के के इतिहास में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्का जारी करने वाला जो शासक है हिंद यूनानी, कौन है, हिंद यूनानी शासक है। लेख युक्त सिक्का जारी किया हिंद यूनानी, क्लियर हो गया। अब आपको सोने का सिक्का पूछिएगा, सोने का सिक्का तो मिनांडर, लेकिन भारत में नहीं, याद रखना है, भारत के बाहर है लेकिन भारत में नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछेगा कि भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया, आपसे पूछ देगा कि भारत में सोने का सिक्का तो क्या बताएंगे, कुषाण शासक, क्या नाम है उसका, कुषाण, क्या नाम है, वीम कटफाइसिस, क्या नाम है, वीम कटफिसस या कटफाइसिस, याद रखिएगा, वीम कटफिसस या कटफाइसिस, वीम कटफिसस या कटफाइसिस। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आ गया। फिर आपसे पूछे कि आपसे पूछ देगा कि चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय में भी बंधु आहत सिक्के हैं, लेकिन सिक्के का नाम है चंद्र प्रकार के सिक्के, मयूर प्रकार के सिक्के, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय के दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो विदेशी है स्ट्रैटो द्वितीय, क्या नाम है, विदेशी स्ट्रैटो सेकेंड, ये आपको शीशे का सिक्का यहां से दिखाई पड़ेगा। भारतीय पूछे, भारतीय राजवंश दिखाई पड़ेगा, तो इसमें शीशे का सिक्का जो चलाया वह सिक्का चलाने वाला है सातवाहन, कौन है,
सातवाहनों ने सर्वप्रथम अलग अलग धातु के सिक्के अब चलाते हुए दिखाई पड़ेगा। और इतना ही नहीं, शुद्धता में पूछे, प्योरिटी में, शुद्धता में पूछे तो आपको कनिष्क क्या बताना है, कनिष्क के समय में सबसे शुद्ध। दिनार सदृश पूछे कि दिनार किसने चलाया है, तो कनिष्क। दिनार किसने चलाया है, तो कनिष्क। अगर आगे फिर पूछे आपसे कि सर्वाधिक मात्रा में सोने की, रुक जाइए और लिखने दीजिएगा, सर्वाधिक मात्रा में सोने की सिक्का किसने चलाया है, लिख लीजिएगा। सर्वाधिक मात्रा में फिर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का, मात्रा में सोने का सिक्का, तो बताना है गुप्त। गुप्त शासकों के द्वारा, मात्रा में, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेटमेंट दे दे कि कौडी, कौडी नाम सुने होंगे, सीपी वाला होता है, वो कहाँ चल रहा था, वो भी मुद्रा का ही रूप था, कौडी, यह भी मध्य देश में चल रहा था। मध्य देश में, हम नहीं कह रहे हैं, फाहियान कह रहा है। कौन कह रहा है, फाहियान कह रहा है। तो ये सिक्के के इतिहास आपको इस तरीके से अगर आप रखते हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि एक चीज होता है उससे सब इंटरलिंक होता है। फोटो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिए, हाँ जैसे अच्छा लगे आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे चलते हैं। एक और टेस्ट लेता हूं, देखता हूं, एमसीक्यू नहीं, ये पीवाईक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रूप महात्मा बुद्ध का भावी या भविष्य में अवतरित होना दर्शाता है। सीधा सा प्रश्न है। अब अवलोकितेश्वर एप वेब भूमि स्पर्श सीप पदम पानी डीप उपर्युक्त में से कोई नहीं बनाई। क्या महात्मा बुद्ध का भावी आने वाले भविष्य अवतरित होना दर्शाता है। हाँ, मूर्ति जब देखेंगे ना तो उसके अलग अलग रूप दिखाई पड़ेंगे। कला और संस्कृति का पक्ष का क्वेश्चन है। हाँ बताइए। ए नंबर, चलिए बताइए रवि, धीरज क्या कहना है कि ए नंबर होगा? आपका भी कहना है कि पहले पर ही हम रहे। अच्छा स्टडी नहीं की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप क्रॉस करिए। आप भी नहीं पढ़े। देखिए यहाँ पे धीरज आप गलत हो गए। यहाँ पे गलत क्यों हो गए कि देखिए आप जब देखेंगे ना तो भावी बुद्ध जो है इसको मैत्रेय कहते हैं। मैत्रेय
मैत्रेय रूप को भावी बुद्ध कहा गया। अवतारित होना है, अब इस रूप में वो आएंगे। बुद्ध क्या है कि आएंगे, आना है। बुद्ध का जन्म हो गया था तो उसका माता ऐसे लकड़ी पकड़ गया था, वही ना? नहीं, वो नहीं है, अभी आने वाले हैं। जैसे बोधिसत्व, बोधिसत्व आप पढ़ेंगे, महायान का जब शाखा आया तो बोधिसत्व आ गया। तो उनका बोधिसत्व का कहना था, महायानियों का, कि सर्व के सभी लोगों के कल्याण के लिए एक बार बुद्ध का फिर से पृथ्वी पर आगमन होगा। तो आगमन होगा तो उस रूप को हम क्या कहते हैं, उस रूप का क्या नाम है? तो मैत्रेय। क्या नाम उनका? मैत्रेय, यानी बराबर भावी बुद्ध, आने वाले बुद्ध। यह अभी उनका जन्म इस रूप में होना बचा हुआ है। जैसे कैसे कहते हैं, कलिक अवतार या कली का अवतार होना है, जो पाप का संहार करने का काम ईश्वर करेंगे। तो ये था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, पचास हुआ है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसने कहा था कि अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे धर्मों का निंदा करना स्वयं का निंदा करना है, निंदा करना है, स्वयं का निंदा करना है। इन्वर्ट करना बंद है। ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। बनाइए, क्या हुआ? सी। किसने कहा था? सी, राजा अशोक ने। ये स्टेटमेंट आपको किताब में भी दिखाई पड़ेगा, जब पढ़े होंगे सीधा सीधा आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न एक और सिंपल सा प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको ऐसे मनोरंजन कराने के लिए एक प्रश्न पूछा हूँ। अभी हम बढ़े नहीं है, मैं ऐसे रेंडमली चेक किया था कि आप कितना पढ़े हुए हैं, पूर्व में कितना पढ़ के रखे हैं, इसलिए मैं तो अभी फिर क्वेश्चन चल रहा हूँ आपको वैदिक पढ़ें। हमारा क्वेश्चन कहाँ जाएगा? फिर से लास्ट क्वेश्चन है वैदिक कल्चर का। ऐसे बीच में मैंने देखा कि आप ये दो क्वेश्चन है, उसमें आप क्या अनुमान लगाते हैं या क्या आंसर निकाल पाते हैं? ठीक है, बात समझ रहा है ना? नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में प्रश्न है,
शासक प्रजा से टैक्स लेना शुरू किया। एक वली अनिवार्य हो गया। तीसरा, भागदुग नामक टैक्स अधिकारी टैक्स ले रहा था या वसूली कर रहा था, ले रहा था। तीसरा। चौथा, राजा का पद वंशानुगत ही रहा। अब आपका कूट है, ए में केवल 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 1, 3 और 4, डी में सभी कथन सही है। सभी कथन सही है, बनाया जाए। बताया जाए। सही है। मतलब उत्तर वैदिक काल में इसमें से सही संदर्भ में सही कथन निकालना है। यहाँ लिख दीजिएगा सही कथन, सही कथन आपको निकालना है। धीरज, सी। आपका कहना है कि सर सी आंसर होगा। आप बताइए, और लोग भी बताइए। आपका भी, आप दोनों का इधर से सी आया। और बताइए। मुझे ताल नहीं लग रहा था। वैसे ही वहां जाके मत करने लगे कि ऑप्शन ही सेट गलत है। वहां आयोग में, आयोग से मत कर दीजिए कि क्वेश्चन गलत है। या तो सही होगा या गलत हो गया, छोड़ेंगे उसको। तो सिलेंडर बोलिए, आप ही के लिए सिलेंडर बुलाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है। या तो अटेम्प्ट नहीं करें, तो यही बोलिए ना कि सर मेरे बस की बात नहीं, अटेम्प्ट नहीं करूंगा। है लेकिन सर कंफ्यूज ज्यादा है। तो अरे वही तो मेन है ना, यूपीएससी तो वही है कि अगर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स तो कितना उलझाऊ है। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का अगर थोड़ा सा इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी में कई सारे चीज़ आपको क्लिष्ट हो जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। पॉलिटी में भी अगर अच्छे से कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया तो वहाँ भी क्वेश्चन। एक आसान पड़ता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, दो ही एक ऐसा एरिया है जो कि आसानी से आप बनाते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे संख्या। पॉलिटी में भी अगर आपको अच्छे से टर्म्स और डिफरेंस क्लियर नहीं है तो फिर आप वहाँ क्या होता है कि गलत आंसर कर जाते हैं। देखिए आप भी सी हैं, ठीक है। तो सी है तो 1, 3 और 4, ठीक है। 1, 3 और 4 है ना। इसमें आप भूल गए कि बलि, ये जो बलि था ना, यह भी टैक्स का रूप ही था। तो पहले स्वेच्छा से दिया जा रहा था, अब क्या हुआ, अनिवार्य हो गया। आप ध्यान देते तो बना जाते, कोई दिक्कत नहीं था। ये ऋग वैदिक आर्य में क्या था कि राज्य को चलाना था, कबीला को चलाना था, समूह को। तो जो प्रजा था या जो उसके टीम के लोग होते थे, राजा को स्वेच्छा से
बलि यानी चढ़ावा देने का काम करता था उस समय। हम आपको बता रहे हैं ऋग वैदिक काल में। लेकिन यहां आते आते क्या हुआ, वही अनिवार्य हो गया। ये तो ले ही रहा है, ये भी ले रहा है, ऑफिसर्स आ गए, सन्निधाता, ठीक है, टैक्स वाला तो था सर इसमें, है ना, ठीक है, 3-4 तो था, समझ रहे हैं ना। 1-2-3-4 सन्निधाता, भागदुग, ये सब जो है ना आपको आ गया यहाँ पे। अब आ गया है तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि तीनों, और ये जो वंशानुगत पहले से ही था, ये पद तो इसमें आसानी से आपको दिखाई पड़ रहा था, यानी कि सब ठीक है, टैक्स लेते हुए अधिकारी, हाँ हाँ अनिवार्य हो गया था, वो बलि अनिवार्य हो गया था, टैक्स जो लिया जा रहा था राजा को देना ही होगा। अब देना ही होगा। अब आपको आंसर क्या होगा कि देना ही पड़ेगा ऑफिसर, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय इकाई होगी ना, जन से जनपद हो गया, अब क्षेत्र बड़ा हो गया, ये क्षेत्र बड़ा हो गया है, अब भूमि इसी का तो मारामारी था, लैंड का ही लिए तो फाइट हो रहा था पूरे महाभारत काल में। अब क्या है, लैंड के लिए तो लड़ाई लड़ रहा है ना वर्ग। इसलिए भगवान कृष्ण उनसे क्या कहते हैं कि 5 गांव ही दे दीजिए, ज़्यादा आपको नहीं देना है, 5 गांव अगर दे देते हैं तो इतना से भी ये जो वर्ग है, ये जो पांडु हैं, 5 पांडु, ये अपना जीविकोपार्जन कर लेंगे अपने हिसाब से, फिर आगे जो प्रक्रिया होगा गुजरेंगे। लेकिन वो कहता है कि हम सुई के नोक भर भी लैंड नहीं देंगे, और उसी के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, और आज भी भूमि के टुकड़ा के लिए हमेशा फाइट होते हुए आप देख पाते हैं, है ना। आज हम लोग यहाँ रखते हैं, फिर आपको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दिन।